नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर। आज हम समस्थापन विषय पर बात करेंगे। समस्थापन का मतलब होता है स्थायी अवस्था। देखिए, आप जानते हैं हमारा जो शरीर होता है उस शरीर में कई सारी अवस्थाएं पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर का तापमान, हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की सांद्रताएं, ये एक नियत रहना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हमारे शरीर में इनमें अगर भिन्नता ज़्यादा आ जाती है तो वो परिस्थिति हमारे लिए एक रोग कारक स्थिति होती है। तो किस प्रकार से कोई भी सजीव जो होता है वो हमारे शरीर की इन परिस्थितियों को एक समान बनाए रखता है, उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। समस्थापन, वास्तव में देखा जाए तो समस्थापन शब्द जो है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। यूनानी भाषा के जो दो शब्द है आप देख सकते हैं, होमियो। होमियो का मतलब होता है समान, समान मतलब एक जैसे बना रहना, और स्टेसिस का मतलब होता है अवस्था। तो हमारे सजीव शरीर के अंदर अवस्थाओं का एक समान बना रहना ही होमियोस्टेसिस या समस्थापन कहलाता है। समस्थापन का अर्थ होता है सजीव शरीर की आंतरिक परिस्थितियों का एक समान बनाए रहना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि समस्थापन में निम्न आंतरिक परिस्थितियों को सम्मिलित किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में पहले नंबर पर जो आती है वो आती है आपका तापमान, दूसरे नंबर पर आती है पीएच और तीसरे नंबर पर आती है सांद्रता। तो देखिए, यहाँ पर तापमान जो होता है सभी सजीव शरीर जो रहते हैं उनके लिए अलग अलग रहता है। यह तापमान सजीव की प्रजाति पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम हमारी बात करते हैं मानव प्रजाति की, तो मानव में यह तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि तापमान का एक नियत रहना जरूरी है। दूसरी बात करते हैं पीएच। जहाँ तक पीएच की बात की जाती है, पीएच क्या है? पीएच को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके ऋणात्मक लघुगणक जो होता है हाइड्रोजन आयनों का, उसे हम पीएच कहते हैं। यह भी पीएच जो रहेगा, अगर हमारा शरीर जो है उसके अलग अलग भागों में इनकी पीएच समान रहेगी तो उस परिस्थिति में हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अगली बात आती है यहाँ पर सांद्रता की। सांद्रताएं सजीव के अंदर कई प्रकार के पदार्थों की हो सकती है। हो सकता है हमारे शरीर के अंदर लवणों की सांद्रता कितनी है, शरीर में शर्करा की सांद्रता कितनी है, इसको बनाए रखना जो होता है वो सजीव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इन तीनों तथ्यों को समान बनाए रखने के लिए जो सजीव होता है वो क्या प्रयास करता है। हर सजीव में इसके लिए एक अलग अलग परिस्थिति बनी जा सकती है, उस परिस्थिति को ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले समस्थापन को निम्न उदाहरणों द्वारा आप समझ सकते हो। जैसे अपन बात करते हैं स्थिर स्थायी जल संतुलन बनाए रखना। अगर हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है, अगर वो आप उसको संतुलित बनाए रखना चाहते हो तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक सामान्य बात मैं बताऊं तो इसकी जो तरीके हो सकते हैं, एक आता है आपका पसीना द्वारा, दूसरा आता है मूत्र उत्सर्जन द्वारा। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि हमारे मानव शरीर के अंदर अगर जल की समानता चाहिए, जल की एक निश्चित मात्रा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। गर्मियों में अधिक पसीने के कारण ज़्यादा प्यास लगती है, अतः बार बार पानी पीना पड़ता है तथा पेशाब भी सांद्र आता है। अब देखिए गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में वातावरण का तापमान जो रहता है वो बढ़ता है। वातावरण का तापमान बढ़ेगा तो आपके पसीना जो आता है वो पसीने की मात्रा बढ़ेगी, और पसीने की मात्रा बढ़ेगी तो जल जो होता है उसकी हानि होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए परिस्थितियां गर्मियों की है तो उन परिस्थितियों के अंदर इन सभी से छुटकारा पाने के लिए हमें बार बार पानी पीना पड़ता है, बार बार हमें प्यास लगती है, और उसी के लिए हम यहाँ पर प्रयास करते हैं कि हमारा जो तापमान है वो बनाए रखा जा सके। सर्दियों में अगर हम बात करते हैं तो सर्दियों में वातावरण का तापमान कम रहता है,
तापमान कम रहने के कारण पसीना नहीं आता है, पसीना नहीं आता है तो जल की हानि कम होती है, और जल की हानि अगर कम होगी तो हमें प्यास कम लगती है। तो इस तरीके से सर्दियों में प्यास कम लगती है क्योंकि शरीर में जल की हानि कम होती है। ये भी एक आप समझने वाली बात होती है। कुछ अन्य उदाहरणों की बात अपन करते हैं तापमान के अलावा, जैसे सांद्रता पर आ जाइए आप। अगर हम सांद्रता पर आते हैं तो हमारे शरीर में शर्करा युक्त भोजन जो होता है उसकी एक सांद्रता निश्चित होती है। शर्करा क्या है? यदि स्वस्थ मानव में अधिक शर्करा युक्त भोजन बारंबार किया जाए तो शरीर के अंदर जो रुधिर होता है उसमें ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ती जाएगी। ग्लूकोज की सांद्रता यदि बढ़ेगी तो यह हानिकारक हो सकती है। इसको समान बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में एक अंग पाया जाता है, उस अंग का नाम है यकृत। ये यकृत क्या करता है? यकृत जो अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज उपस्थित होती है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो ये ग्लूकोज आपके ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइको मीन्स शर्करा का, जेनेसिस मतलब निर्माण होना। ये बात आती है जब हम अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज को ग्रहण करते हैं। अगर मान लीजिए आपके ग्लूकोज की मात्रा की कमी आ गई, ये कब आएगी कमी? कमी आने का कारण हो सकता है यदि आप लगातार उपवास कर रहे हो या भूख की स्थिति हो। मान लीजिए आपको 2 दिन से खाना नहीं मिला है, 4 दिन से खाना नहीं मिला है, आप भूखे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? वापस जो हमारा अंग होता है यकृत, वो यकृत क्या करता है? जो ग्लाइकोजन बनी हुई होती है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो यकृत द्वारा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। और ये एक ऐसा प्रक्रिया रहता है जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर बिना खाना खाए ग्लूकोज की सप्लाई हो जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ रूप से काम करता रहता है। इसी प्रकार और भी अपन उदाहरण देख सकते हैं। सबसे पहली बात यहां आती है पीएच की। तो देखिए, मानव शरीर जो रहता है उस मानव शरीर की जो पीएच रहती है रुधिर की, वो 7.34 से लेकर के 7.43 होती है। यदि इस पीएच के अंदर 7.34 से गिरावट आती है तो भी समस्या, और यदि पीएच के अंदर गिरावट के बजाय बढ़ोतरी हो जाती है तो भी एक समस्या होती है। तो इस तरीके से इसको नियत बनाए रखना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं होती है, आरबीसी होती है, उसकी संख्या को भी नियत बनाए रखना आवश्यक होता है। अब देखिए आपके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे स्थिर तापमान अगर आप बनाए रखना चाहते हो और अगर परिस्थिति आपके सामने किसकी आ गई है? गर्मियों की। अगर गर्मियों की परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में आपके द्वारा प्रयास क्या किया जाता है? हल्के कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा अपन पसीना जब खूब आता है तो हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, किसी छायादार जगह पर चले जाते हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। इन सारी परिस्थितियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तापमान को नियत बनाए रख सकते हैं। इसलिए मानव शरीर के तापमान को ग्रीष्म में और सर्द में दोनों ही परिस्थितियों में नियत बनाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास किए जाते हैं जो एक स्वतः संतुलित रहते हैं, अपने आप ये नियंत्रणकारी होते हैं। दूसरी बात करते हैं, इसके विपरीत स्थिति कौन सी आ गई? ठंड की। जब ठंडी सर्दियां होती है तो हम मोटे गर्म कपड़े पहनते हैं। मोटे गर्म कपड़े पहनने के साथ साथ हम क्या करते हैं बताओ? खुली धूप में बैठना पसंद करते हैं। खुली धूप में बैठना पसंद करने के अलावा जब रात्रि के समय हम सोते हैं उस परिस्थिति में मोटे कंबल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गर्मियों में और सर्दियों में दोनों में तापमान को एक निश्चित बनाए रखने के लिए एक निश्चित मैकेनिज्म, एक क्रियाविधि पाई जाती है, एक तरीका पाया जाता है जो हमें स्वस्थ बनाए रखता है। अब बात आती है कि शरीर के आंतरिक तापमान का नियमन करने की जो कोशिश की जाती है उसे हम ताप नियमन या थर्मोरेगुलेशन के नाम से जानते हैं। ताप नियमन का मतलब ताप को समान बनाए रखना, यही बात आप आती है। तो सामान्यतः हम क्या देखते हैं?
हम जिस वातावरण में रहते हैं, मानव जिस वातावरण में रहता है, वहाँ का एक सामान्य तापमान की जो रेंज होती है वो आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 45 डिग्री के बीच में चलती है। अगर इस तापमान रेंज में रहते समय तापमान में अगर बदलाव आता है तो उसका सामना हमारा शरीर करता है। सजीवों पर इस तापमान परास से कम या अधिक होने पर निम्न प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं देखिए। नंबर 1, अगर तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो उस परिस्थिति में हमारे शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम नष्ट होने लग जाते हैं, प्रोटीन जो पाई जाती है उसके गुणों का विनाश होने लग जाता है, और कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली जो पाई जाती है वो टूटने लग जाती है, जिसके कारण हमारे नुकसान क्या होगा। उस परिस्थिति में हमारे सजीव के अंदर कोशिकाएं मरेगी और हमारा शरीर नुकसान में जाएगा, और अगर परिस्थितियां नियंत्रित नहीं हो तो मृत्यु भी हो सकती है। और दूसरी बात अपन करते हैं तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या आती है, अगर तापमान ज़्यादा है तो उसको कम करने का प्रयास करना जरूरी होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान हो या बहुत ज़्यादा माइनस में तापमान चला जाता है तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यह हमारी कोशिका है, ठीक है। ये क्या है बताइए, कोशिका है। ये कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए कोशिका में यहां पर जो तरल भरा रहता है उस तरल को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य में जब तापमान 0 डिग्री से नीचे जाता है तो क्रिस्टलीकरण हो जाता है। क्रिस्टलीकरण हो जाने के कारण कोशिका के एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, पूरी मशीनरी ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण कोशिका जो होती है उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी नुकसान वाली बात होती है। अब हम बात करते हैं आगे, विभिन्न तापमान पर एंजाइमों की कार्यक्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर तापमान कम है, 0 डिग्री का मतलब कम है, तो एंजाइम जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। एंजाइमों का निष्क्रिय हो जाने के कारण उपापचयी क्रियाएं घट जाती है, कोशिकाएं धीरे काम करती है, कम काम करती है, जो सजीव शरीर के लिए सही नहीं है। दूसरी बात करते हैं अपन, अगर तापमान मान लीजिए 4 डिग्री से 10 डिग्री बीच में रहता है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ोतरी पर एंजाइम जो है उत्प्रेरित अभिक्रियाओं की दर दोगुनी हो जाती है। आपके सामने दो परिस्थिति आ गई है। ये तापमान है, एक कम तापमान की स्थिति, एक अधिक तापमान की स्थिति। कम तापमान पर निष्क्रियता का सामना करना पड़ता है और अधिक जो तापमान होता है वो एंजाइमों का विकृतीकरण कर देता है। लेकिन अगर आपके तापमान परास जो रहती है उसके अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है तो उस परिस्थिति में अभिक्रिया की जो उपापचयी अभिक्रियाओं की दर होती है वो दोगुनी हो जाती है। इसको दर्शाने का तरीका होता है Q10 बराबर 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो गई है। क्या हो गई है? 2 गुनी हो गई। तो इस तरीके से आप यहां पर समझ सकते हो कि किस प्रकार से अभिक्रिया की दर का घटना, अभिक्रिया की दर का बढ़ना, ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो आपके मानव शरीर की क्रियाविधि को प्रभावित करती है। उसके बाद में आप आ जाइए तापमान बढ़ने पर। तापमान कितना ज्यादा बढ़ना? अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो उस परिस्थिति में विकृतीकरण हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हो विकृतीकरण। तो कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सजीव के शरीर का तापमान सही रेंज में रहना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बात कर सकते हैं कि एंजाइम एक सीमित तापमान परास में काम करते हैं। सामान्यतया अगर तापमान 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहेगा तो कोशिकाओं के एंजाइम सही काम करेंगे, और अगर कोशिकाओं के एंजाइम सही कार्य करेंगे तो कोशिका सही उपापचयी दर दर्शाएगी और मानव शरीर स्वस्थ रहेगा। अब देखिए सजीव शरीर अलग अलग होते हैं।
सजीवों की जाति के अनुसार कुछ ऐसे सजीव पाए जाते हैं जो एक निश्चित तापमान को नियमन कर सकते हैं, और कुछ सजीव ऐसे पाए जाते हैं जिनके शरीर का तापमान रहता है वो वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील रहता है। आपने देखिए कुछ उदाहरण देखे होंगे, जैसे हम बात करते हैं कि सामान्य सर्दी के दिनों में छिपकलियां गायब हो जाती है, सांप गायब हो जाते हैं, और निम्न वर्गीय जो जीव रहते हैं वो गायब होने लग जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो निम्न तापमान का सामना नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी जगह पर जाकर के ये छुप जाते हैं, इनमें उपापचयी दर घट जाती है। तो तापमान सहनशीलता के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है। दो भागों में कौन कौन से करते हैं? एक होता है एंडोथर्म, आंतरशोषी या समतापी, और दूसरी कैटेगरी आती है एक्टोथर्म या बाह्य उष्मी या विषमतापी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तापमान की जो रेंज होती है उसके आधार पर दो कैटेगरी है। अब एक एक करके हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए साहब एंडोथर्म या आंतरशोषी, कि कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर का तापमान हमेशा निश्चित बना रहता है। चाहे आप उसे माउंट एवरेस्ट पे लेके चले जाओ, चाहे आप उसको समुद्र के किनारे लेके चले जाओ, या चाहे आप उसको मैदानी भागों में लेके चले जाओ, शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। अगर तापमान शरीर का स्थिर रहेगा उसे हम समतापी के नाम से जानते हैं, समान तापमान वाले। इसी तरीके से इसका दूसरा नाम होता है वार्म ब्लडेड, इसको गर्म खून वाले जंतु के नाम से भी जाना जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो एंडोथर्म्स होते हैं वो एंडोथर्म्स कौन कौन से होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हो। महत्वपूर्ण उदाहरणों में पहले नंबर पे आता है आपका संघ एवीज। एवीज संघ में पक्षियों को रखा जाता है, जिसका एक लोकप्रिय उदाहरण है कबूतर। देखिए, जब भी आप अपने आसपास देखते हैं कबूतर को, आप अपने घरों के आसपास देख सकते हो, सर्दी में देख सकते हो, गर्मी में देख सकते हो, वर्षा ऋतु में देख सकते हो, क्योंकि इनके शरीर का तापमान नियमित बना रहता है, जिसकी वजह से ये आपके हर समय देखे जा सकते हैं। दूसरा उदाहरण आता है इसका संघ मैमेलिया। मैमेलिया में स्तनधारी जंतु आते हैं। स्तनधारी जंतुओं का मतलब होता है जो अपने बच्चों को दुग्ध पिलाते हैं, स्तन ग्रंथियां जिसमें विकसित पाई जाती है। तो खरगोश इसका एक उदाहरण है। खरगोश के अलावा देख लीजिए इसके अंदर और क्या उदाहरण मिल सकता है। इसमें और उदाहरण मिल सकता है मानव है, गाय है, और एवं अन्य कई सारे सजीवों को इसमें रखा जा सकता है। तो ये जो आपके एंडोथर्म्स है उसके कुछ उदाहरण मैंने बता दिए हैं। अब अगली बात करते हैं, जो एंडोथर्म्स या आंतरोधी प्राणियों की विशिष्टताएं क्या होती, क्या विशेष गुण इनमें पाए जाते हैं कि अपनी आंतरिक ताप नियामक क्रियाविधि के कारण आंतरोधी प्राणी बाहरी तापमान के निरपेक्ष, चाहे वह अत्यधिक ठंडा हो या बहुत गर्म हो, अपने शरीर का तापमान 2 डिग्री के एक सीमित परास में बनाए रखते हैं। जैसे एक अपन उदाहरण देखते हैं, ये मानव है। मानव के शरीर का तापमान बताओ कितना बताया मैंने आपको, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री होता है। अब देखिए, दो परिस्थितियां मानव को देखनी पड़ रही है। एक होती है हमारी शीत ऋतु और एक आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। अब बताइए क्या होगा। शीत ऋतु में वातावरण का तापमान घटने लगता है, लेकिन मानव शरीर का तापमान अभी भी 37 डिग्री बना रहता है, और ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान बढ़ता है, उसके बावजूद हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एक हमारे शरीर की क्षमता होती। अगली बात अपन करते हैं, तो एक कारगर उष्मारोधी क्रियाविधि शरीर का तापमान बनाए रखने में कार्य करती है। पक्षियों में ऐसी क्या क्या विशेषताएं होगी जो उसके शरीर का तापमान नियत बनाए रखती है? पहले, शरीर पर रोम या बालों का पाया जाना। दूसरा, अवत्वक सबक्यूटानियस लेयर का पाया जाना। तो आपने देखा होगा कबूतर में, चिड़िया में, उसका जो शरीर रहता है उसके शरीर के ऊपर फर पाए जाते हैं, और ये जो फर पाए जाते हैं ये फर उसके अंदर एक तापमान को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। त्वचा के नीचे बहुत सारे जंतुओं में क्या पाया जाता है, वसा का स्तर पाया जाता है। ये भी आपके
ऊष्मारोधी होता है और शरीर के तापमान को गिरने से बचाता है। सर्दी अधिक होने पर ये रोम खड़े हो जाते हैं ताकि ऊष्मारोधन बेहतर ढंग से किया जा सके। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, रोम खड़े होना। रोम खड़े होने का मतलब क्या होता है? सामान्यतः हमारे त्वचा पर बाल जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। अचानक जब तापमान में गिरावट आने लगती है तो ये जो बाल रहते हैं, ये बाल आपके खड़े हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना, इस नाम से इसको जानते हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो कि किस तरीके से आपके रोम, सबक्यूटानियस स्तर, वसा की परत, फर, ये सारे के सारे हमारे शरीर के अंदर तापमान नियमन में योगदान करते हैं। उसके बाद में आप अगला देख सकते हो, आंतरोधी प्राणियों के विशिष्ट उदाहरण। कुछ ऐसे उदाहरणों की बात करेंगे जो आपके आंतरोधी प्राणी होते हैं, समतापी प्राणी होते हैं, उनके अंदर देख सकते हैं। सब शरीर पर मोटे फरों की उपस्थिति तथा त्वचा के नीचे मोटी वसा का पाया जाना। सबसे पहले देखिए आप ध्रुवीय भालू पर आ जाइए। ध्रुवीय भालू जो होते हैं ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फ जमी रहती है। उसके बावजूद ये ध्रुवीय भालू मरते नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उसके शरीर पर मोटे जो है आपके बाल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से साहब उसके अंदर ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऊष्मा की हानि नहीं होती है तो ध्रुवीय भालू जिंदा रहते हैं। समुद्री सील और पेंगुइन, इन दोनों जंतुओं के अंदर त्वचा के नीचे मोटा वसा स्तर पाया जाता है। जिसे मान लीजिए ये हमारी त्वचा है, इस त्वचा के नीचे एक मोटा सा वसा का स्तर पाया जाता है जो ऊष्मा को घटने से रोकता है, और उस वसा के स्तर को हम ब्लबर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रश्न आपके पूछा जा सकता है कि भाई ब्लबर क्या है? ये समुद्री सील और पेंगुइन के अंदर पाया जाएगा। ध्रुवीय भालू में किस प्रकार से तापमान नियंत्रण को किया जा सकता है? तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, आपको आनी चाहिए, और बड़ा आसान सा चैप्टर है जिसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आप आराम से कर सकोगे। उसके बाद में आप आगे आ जाइए। ऊंट होता है, ऊंट की कुबड़ जो होती है उसके अंदर वसा संचित रहती है। ये राजस्थान का राज्य पशु है और इसकी जो कुबड़ रहती है, ये देख लीजिए, मान लो ये ऊंट का गर्दन है और ये यहाँ पर कुबड़ पाई जाती है। ये जो कुबड़ रहती है, इस कुबड़ में वसा संचित रहती है, और ये जो वसा संचित रहती है, इस वसा के अंदर आपके जल ग्रहण किया जा सकता है। तो ये भी आपके ऊंट को रेगिस्तानी वातावरण में रहने में सहायता प्रदान करता है। इसी तरीके से आप और अन्य उदाहरणों में अगर देखो तो गिलहरी है, बकरी है, कबूतर है, इनमें वातावरण के साथ तापमान समायोजन की क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार आपके तापमान नियमन को लेकर के कुछ विशेष उदाहरण हम देख चुके हैं। मानव कैसा प्राणी है? मानव एक समतापी प्राणी है, अर्थात मानव शरीर जो रहता है वो वातावरण के तापमान से बिना प्रभावित हुए अपना तापमान बनाए रखता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से गर्मी में पसीना आना, सर्दियों में कपकपी लगना, दो तरीके हैं। तो देखिए, पसीना आना तापमान नियमन के लिए आवश्यक है, कपकपी लगना भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। अब देखिए, एक्टोथर्म्स या बाह्योष्मी प्राणी किसे कहते हैं? कि ऐसे प्राणी जिनमें शारीरिक तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील होता है, बाह्योष्मी प्राणी कहलाता है। मतलब कुछ जंतु ऐसे पाए जाते हैं जिनमें गर्मियों में तापमान शरीर का बढ़ जाता है और सर्दियों में तापमान घट जाता है। तापमान का बढ़ना और तापमान का घटना, ये आपके बाह्योष्मी जंतुओं की खास बात होती है। बाह्योष्मी जंतुओं को हम और किस नामों से जानते हैं? इनको हम विषम तापी या पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है शीत तापी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, ठंडे रुधिर वाले। तो जो इस श्रेणी में रखे जाने वाले जीव है, उसके कई सारे उदाहरण वातावरण में हम देख सकते हैं।
उनमें से सबसे पहला, सभी अकशेरुकी प्राणी जो रहते हैं वो इस श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे आपके कीट है, केंचुए हैं और भी बहुत सारे अकशेरुकी प्राणी हैं। इसके अलावा कशेरुकी प्राणियों में पीसीस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये 3 संघ ऐसे पाए जाते हैं जिनमें मछलियों को रखा जाता है, मेंढक को रखा जाता है, सांप, छिपकलियों को, कछुओं को रखा जाता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने शरीर का तापमान नियमन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी या जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये सजीव क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं। ये इनकी खास बात होती है। कुछ बायोस में भी प्रतिकूल तापमान परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन वो एक निश्चित स्तर पर जाकर के सामना करेंगे, फिर आपके जाकर के परिस्थिति वापस पुनः दोबारा वही प्राप्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मेंढक सर्दियों की ठंड से बचने के लिए जमीन के भीतर चले जाते हैं। अब देखिए जो इस श्रेणी के प्राणी होते हैं, जब तापमान घट जाता है, टेम्परेचर के कम हो जाने पर वो जमीन के भीतर जाकर के छुप जाते हैं। इस प्रक्रिया को शीत निष्क्रियता कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, शीत यानी सर्दियों में, निष्क्रियता का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना। इनकी आधारी उपापचयी दर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट घट जाती है और ये चले जाते हैं। इसको आपको देखना चाहते हो तो देख लीजिए, दीपावली के बाद जैसे ही सर्दियां चालू होती है सारी छिपकलियां गायब हो जाती है। सर्दी के दिनों में सांप नजर नहीं आते हैं। सर्दी के दिनों में निम्न अकशेरुकी प्राणी नजर नहीं आते। अगर आप बात करते हो गर्मियों की, तो गर्मियों से बचने के लिए भी इनमें क्या होता है, गर्मियों की ताप से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। और ग्रीष्म यानी उच्च तापमान पर, निष्क्रियता का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना, ये भी ग्रीष्म निष्क्रियता में जाने का एक अच्छा उदाहरण होता है। इस दौरान इसकी जो आधारी उपापचयी दर है वो घट जाती है। आधारी उपापचयी दर को हम BMR के नाम से जानते हैं। अब आगे आ जाइए, मछलियां पानी में रहती है लेकिन पानी में तापमान इतना तीव्र परिवर्तन नहीं दर्शाता है। आपने देखा होगा जो समुद्र या तालाब होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर का तापमान जो है जल्दी से न तो बढ़ता है, जल्दी से न घटता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो मछलियां रहती है सामान्यतया उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए तापमान लंबे समय तक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो मछलियां जो है उस जल स्रोत के नीचे पैंदे में जाकर के बैठ जाती। जैसे मान लीजिए ये आपका तालाब है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई मछली यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये मछली अभी ऊपर तैर रही है। लेकिन अगर लगातार तापमान कम हो जाता है तो ये मछली इसके पैंदे में चली जाएगी। ये मछलियों में निम्न तापमान से बचने का एक तरीका होता है। तो मछलियों में क्या विधि पाई जाती है वो आप यहाँ पर समझ चुके हो। छिपकलियाँ और घड़ियाल क्या करते हैं, ठंड के मौसम में आपको गर्म रखने के लिए खुले में जाकर धूप सेकने लगते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं सन बाथ। क्या कहते हैं बताओ, सन बाथ। मगरमच्छ, घड़ियाल ये क्या करेंगे, उस जल के स्रोत के किनारे पर जाकर के चुपचाप पड़े रहते हैं, अपने शरीर को पटक देते हैं और पास जाकर के हिलाओ तो भी हिलते नहीं है, क्योंकि ये अपनी गर्मी को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी ही परिस्थिति सांपों में भी देखी जा सकती है। अगर बाई चांस किसी कारणवश सांप शीत निष्क्रियता की स्थिति से बाहर आकर के धूप में आ जाता है तो धीरे धीरे चलता है और वहाँ पर पड़ा रहता है, क्योंकि शरीर उसका काम नहीं करता है। ये भी एक मुख्य कारण देख सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो मधुमक्खियों में क्या होता है। देखिए यहाँ पर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए मधुमक्खियों का छत्ता है। मधुमक्खियों में दो परिस्थितियां हैं। अगर मान लीजिए मधुमक्खियों के छत्ते को निम्न तापमान का सामना करना पड़ रहा है, या यूं कह सकते हैं मधुमक्खियां जो है सर्दी के दिनों में क्या करती है, छत्ते में बहुत पास आकर के चिपक जाती है। निकट आकर के चिपकने के कारण ये मधुमक्खियां क्या करेगी, जब पास चिपकी हुई रहेगी तो इनको ठंड कम लगेगी।
लेकिन यही परिस्थिति, ये तो है आपकी शीत परिस्थिति, लेकिन गर्मियों में क्या करती, गर्मियों में आप देख सकते हो जैसे ही हॉट ड्राई एयर मतलब गर्म हवा चलती है, गर्म हवा चलने पर क्या होता है, मधुमक्खियों की कॉलोनी में 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, राजा, रानी और श्रमिक। कुछ श्रमिक क्या करते हैं, पानी की बूंदें इकट्ठी करके लाते हैं और पानी की बूंदों को उस छत्ते के ऊपर छिड़काव करते हैं। जैसे ही आपके स्प्रिंकल चलता है, फव्वारा चलता है, ऐसे छिड़काव करते हैं। तो कुछ मधुमक्खियां पानी का छिड़काव करेगी ये वाली, और कुछ मधुमक्खियां अपने पास जाकर के पंखों को तेज गति से हिलाने लगती है, जिसके कारण उस पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और पानी का वाष्पीकरण होने के कारण आप क्या देखोगे, मधुमक्खी के छत्ते का तापमान कम हो जाता है और मधुमक्खियां अपने आप को कम तापमान और अधिक तापमान दोनों ही परिस्थितियों में सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। मधुमक्खियां सर्द रात्रि के दौरान छत्ते के भीतर नजदीकी के साथ सटकर एकत्रित हो जाती है ताकि मिलजुल करके शरीर की उष्मा का क्षय नहीं हो। और यही बात आ जाती है, तपती गर्मियों में वे एक प्रकार के डेजर्ट कूलर की तरह व्यवहार करती है। कुछ मधुमक्खियां पानी लाएगी, स्प्रे करेगी, और कुछ मधुमक्खियां वो जो पानी स्प्रे किया गया है उसके पास में आकर के तेज पंख चलाती है, जिससे वाष्पीकरण होता है, तापमान घट जाता है, मधुमक्खियां आराम से उस छत्ते में रह सकती है। ये मधुमक्खियों के अंदर अनुकूलन। अब देखिए, मानव में शारीरिक तापमान नियमन की क्या क्रियाविधि है। हालांकि इस जो अध्याय के अंदर हमने पढ़ा है, उस अध्याय के अंदर आप देख सकते हो कि तापमान जो रहता है वो मानव का स्थिर रहता है। इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए थोड़े थोड़े मैं पहले ही बता चुका हूं। अब आ जाइए, मानव शरीर का क्रोड तापमान अर्थात केंद्रीय भाग का तापमान ही नियत बिंदु माना जाता है, जिसका मान 37 डिग्री होता है। यहां एक शब्द आया है क्रोड तापमान। इसका अर्थ क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए ये मानव है, क्या है, मानव है, तो शरीर का वह भाग जो उसके केंद्रीय भाग में पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्रोड, और इसका तापमान जो रहता है वो स्थिर बना रहता है, इसे ही क्रोड तापमान कहते हैं। क्योंकि मानव शरीर के मुख्य शरीर से दूर वाले भागों में तापमान कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। आपने देखा होगा सर्दी के दिनों में जब भी अपन बाइक पर जाते हैं तो अपने जो हाथों की अंगुलियां होती है एकदम ठंडी हो जाती है, पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं, ये जो कान होते हैं वो बहुत ठंडे हो जाते हैं, नाक का जो ये टिप है ये बहुत ठंडा हो जाता है। इसका तापमान 37 नहीं रहता क्योंकि ये क्रोड के अंदर नहीं आते। तो मानव शरीर में सभी भागों का तापमान एक समान नहीं रहता है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। अब भिन्नता का के कुछ उदाहरण अपन देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, त्वचा का तापमान सबसे कम पाया जाता है। उसका क्या कारण है, क्योंकि हमारे शरीर की जो त्वचा होती है वो त्वचा वातावरण के सीधे संपर्क में रहती है, तो तापमान घटता भी जल्दी है और बढ़ता भी जल्दी है। मुंह का तापमान बगल की तुलना में 1 डिग्री कम पाया जाता है, गुदा का तापमान 1 डिग्री ज़्यादा माना जाता है। तो अतः व्यवहारिक तापमान क्या है, सामान्यतया जो मानव शरीर का व्यवहारिक तापमान है वो 37 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। आधा डिग्री कम हो सकता है, आधा डिग्री ज़्यादा हो सकता है। सामान्यतया अगर आप बात करो शरीर के तापमान की, तो अगर मान लीजिए हमारा तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर ये बढ़ करके +2 डिग्री और हो जाए या घट करके -2 डिग्री और हो जाए, उन परिस्थितियों का तो शरीर सामना कर लेता है। क्योंकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड की स्थिति को अपन हाइपरथर्मिया कहते हैं, जिसको अपन सामान्य भाषा में कहते हैं भाई बुखार आ गई। और तापमान का घट जाना, इसको हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है इन दोनों ही परिस्थितियों में। लेकिन ये एक रिकवरेबल रेंज, इस रेंज में तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ताप नियमन की क्रियाविधि देखिए, हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए 2 अलग अलग भाग पाए जाते हैं हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, जो इसका नियंत्रण करते हैं। सबसे पहली बात, केंद्र अधश्चेतक, इसको हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं, ये आपके तापमान नियंत्रण में योगदान करता है। दूसरे नंबर पर आता अग्र मस्तिष्क, ये थर्मोस्टेट की बात ही काम करता है।
जैसे आपने देखा होगा अपने घर के अंदर अब एसी लगाते हैं, अगर आपने मान लो एसी के अंदर टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर दिया, तो जैसे ही टेम्परेचर 18 से कम होने लगता है तो एसी बंद हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने लगता है तो एसी बंद हो जाता है। इसको कहते हैं थर्मोस्टेट। क्या कहते हैं बताओ? थर्मोस्टेट कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अपन कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो तापमान रहेगा उसको नियंत्रण करने के लिए हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। सर्दियों में गर्म रखना, सर्दियों में तापमान नियमन को दो प्रकार से नियत बनाए रख सकता है, ताप क्षय रोककर और दूसरा ताप उत्पादन द्वारा। इसका मतलब क्या है? ताप क्षय का मतलब अगर किसी कारणवश शरीर का तापमान घटने लगता है तो उसको रोका जाए, और अगर ताप उत्पादन हो रहा है किसी कारणवश उस उत्पादन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, यह भी एक का हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में आप समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा चित्र है हमारे शरीर में क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पर राइट साइड में देखना, यहाँ पर इस फिगर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका राइट हैंड साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में देखो बॉडी टेम्परेचर अगर राइज होता है, बढ़ता है, तो उस परिस्थिति में क्या क्या होगा? उस परिस्थिति में सबसे पहले ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, मतलब हमारी जो रुधिर वाहिनियां है वो चौड़ी हो जाएगी, रिजल्टिंग इन हीट लॉस टू एनवायरमेंट। इसके कारण क्या होगा? वातावरण में तापमान की क्षति होगी, जिसके कारण जो अपनी स्वेद ग्रंथियां होती है, पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती है, वो पसीना स्रावित करेगी। पसीना स्रावित करने के कारण हमारे शरीर पर गीला हो जाएगा और वाष्पीकरण से तापमान घट जाता है। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर बॉडी टेम्परेचर फॉल्स यानी गिरता है, तो उस परिस्थिति में ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, मतलब रुधिर वाहिनियां सकड़ी हो जाती है। यहाँ पर तो चौड़ी हो रही थी, इसको बोलते हैं वेसोडाइलेशन, है ना, वाहिका विस्फारण, और यह वाहिका संकीर्णन हो जाता है। इस घटना के द्वारा भी शरीर को के जो तापमान होता है उस तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी विधि अपन कह सकते हैं मानव के अंदर, शरीर के ताप क्षय को रोकना, शरीर का ताप रोककर और ताप उत्पादन बढ़ाकर। दूसरा वाहिका संकीर्णन होता है। वाहिका संकीर्णन का मतलब होता है हमारी रुधिर वाहिनियां जो जिसमें खून बहता है, रुधिर बहता है, वो संकड़ी हो जाएगी। रुधिर संभरण कम हो जाता है। जैसे ही आपके रुधिर वाहिनियां संकड़ी हो जाती है तो ब्लड की सप्लाई घट जाती है। ब्लड की सप्लाई घट जाने के कारण से आप क्या होता है, आपके ब्लड की मात्रा कम होगी, चालन और विकिरण द्वारा होने वाला ताप क्षय जो है वो घट जाता है। दूसरी तरफ अपन देखते हैं त्वचा की स्वेद ग्रंथियों का रुधिर संभरण भी कम हो जाता है, पसीना कम आता है या रुक जाता है। इसीलिए सर्दियों में हमें पसीना नहीं आता है। कोई आपसे पूछ ले क्या कारण है कि सर्दियों में पसीना नहीं आता है या क्यों नहीं आता है, तो आप क्या कहोगे कि वाहिका के संकीर्णन के कारण रुधिर सप्लाई घट जाती है। रुधिर सप्लाई घट जाने के कारण आपकी उपापचय दर कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है, जिसके कारण ये हो जाता है। दूसरा आता वाहिका संकीर्णन के कारण त्वचा का रुधिर संभरण कम हो जाने के कारण भी इसको अपन देख सकते हैं। दूसरी बात, जब ठंड होती है, सर्दियों का समय होता है, तो बताओ हम कैसे बैठते हैं? एकदम से शरीर को सिकोड़ करके बैठते हैं। रात को जब सोते हैं तो शरीर को सिकोड़ करके वक्रित मुद्रा में सोते हैं। इसको बोलते हैं वक्र भंगिमा। वक्र भंगिमा का मतलब होता है उसके शरीर को सिकोड़ करके रखना ताकि ठंड कम से कम लगे। इन भंगिमाओं में ताप विकिरण के लिए शरीर की उद्भासित सतह कम हो जाती है। जैसे ही सतही क्षेत्रफल घट जाता है, सतही क्षेत्रफल के घट जाने की स्थिति के अंदर आपके तापमान का क्षति कम होगा। तापमान क्षति कम होगा तो हमें ठंड कम लगेगी। यही परिस्थितियां आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, शरीर से अधिक ताप उत्पादन करना। उपापचयी दर को अगर आप बढ़ा देते हो तो आपके क्या होगा, ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी। ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी तो उस परिस्थिति के अंदर कोशिकाएं जो रहती है वो ज़्यादा काम करेगी और ऊर्जा उत्पादन से शरीर गर्म बना रहता है। स्वेदन में वृद्धि। अब देखिए स्वेदन में वृद्धि कब होती है? वाहिका विस्फारण के कारण स्वेद ग्रंथियों को अधिक मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है, उनके अधिक पसीना निकलता है। गर्मी के दिनों की बात है ये। किसकी? ये घटना हमारे लिए लागू होती है
ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में आप देख सकते हो वाहिका विस्फारण के कारण क्या होगा, रुधिर सप्लाई बढ़ेगी, जल की मात्रा बढ़ेगी, पसीना आएगा। पसीना आने के कारण मानव का जो शरीर रहता है वो शरीर गीला बना रहता है। इसमें वाष्पीकरण द्वारा शरीर को ठंडक प्राप्त होती है। इस ठंडक प्राप्त होने का एक कारण होता है शीतलन। क्या होता है? शीतलन, यानी तापमान का कम होना। ये आप यहाँ पर समझ सकते हो। दूसरी बात, गर्मियों में ठंडा रखने के लिए जब वातावरण का तापमान अधिक होता है, ताप दो तरीकों से कम किया जा सकता है। शरीर से ताप विकिरण में वृद्धि, वाहिका विस्फारण, रुधिर के बढ़े हुए बहाव के कारण रुधिर विकिरण द्वारा ऊष्मा बाहर निकलने लग जाती है, और जैसे ही शरीर से ऊष्मा की हानि होने लगती है तो तापमान घटेगा। पसीना आने लगता है तो उसके वाष्पीकरण से तापमान घटेगा, और ये सारी चीज़ें महत्व रखेगी। समस्थापन के जो घटक होते हैं उन घटकों में मुख्य जो 4 घटक है, एक एक करके हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला, सामान्य अथवा मानक बिंदु। मानव का जो सामान्य या मानक तापमान बिंदु होता है वो 37 डिग्री होता है। ये याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या आएगा? मानव शरीर का सामान्य बिंदु या मानक तापमान बिंदु बताइए। तो उत्तर क्या देना आपको? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी तरफ, संवेदक एक भाग होता है, त्वचा में भी पाया जाता है और मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में भी पाया जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर ऐसी तंत्रिकाएं पाई जाती है जो तापमान संवेदी होती है, और तापमान के घटने और बढ़ने दोनों ही परिस्थितियों को ये नियंत्रित करने का कार्य करती है। एक आता समाकलन केंद्र, जहाँ जाकर के मैसेज जाता है, वो उस मैसेज का स्टडी होता है और वो आगे जाकर के शरीर में क्या करना है उसका निर्धारण करता है। तो समाकलन केंद्र वह भाग होता है जो किसी विशिष्ट स्थिति के सामान्य बिंदु में होने वाले परिवर्तन का पता लगा लेता है। और चौथे नंबर पर आता प्रभावक या कार्यकर, वह भाग जो तापमान बढ़ने या घटने पर उसे क्या कार्य करना है इसका निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, मानव में तापमान नियंत्रण की क्रियाविधि। तापमान नियंत्रण की क्रियाविधि की अगर अपन बात करते हैं तो किन किन परिस्थितियों में तापमान का नियंत्रण करना है और कैसे करना है, इसका निर्धारण करने के लिए देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है बताओ? 37 डिग्री। अगर तापमान अधिक होने लग जाए, 37 डिग्री से बढ़ने लग जाए, यह परिस्थिति कब उत्पन्न होगी? यह परिस्थिति उत्पन्न होगी जब गर्मियां आ जाती है। तो उस परिस्थिति के अंदर तापमान अधिक होने पर मस्तिष्क जो होता है उसका हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान में होने वाले परिवर्तन का पता लगा लेता है। जैसे ही मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस का पता लगाता है तो मस्तिष्क समाकलन केंद्र द्वारा स्वेदन और वाहिका विस्फारण के लिए आदेश दिया जाता है। इसको कहा जाता है कि भाई पसीना चालू कर दो, और ये कहा जाता है कि इनकी जो रुधिर वाहिनियां है उसको थोड़ा सा ढीला कर दो, चौड़ा कर दो, इसको वाहिका विस्फारण कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप त्वचा स्वेदन और वाहिका विस्फारण होगा और हमें शीतलन यानी ठंड का एहसास होने लगता है। इसीलिए जब भी आपको पसीना आता है, पसीना आने पर अगर हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमारे को ठंडा ठंडा महसूस होता है, इसे शीतलन कहते हैं। तापमान फिर से वापस क्या हो गया? 37 डिग्री से बढ़ा। यहाँ पे तो तापमान क्या हुआ था? बढ़ा। इस घटना के कारण यहाँ पर तापमान घट गया, घट करके वापस कितना हो जाता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए ताप जो है अधिक होने पर दूसरी परिस्थिति कैसे क्रिएट होगी? अब देखो यहाँ पर तो ये तो होगी ग्रीष्म ऋतु की बात। अब हम बात कर रहे हैं सर्द ऋतु की बात, ठीक है। सर्द ऋतु के अंदर मस्तिष्क जो होता है उसका हाइपोथैलेमस तापमान में होने वाले परिवर्तन का पता लगाता है। मस्तिष्क का समाकलन केंद्र यहाँ का विपरीत कार्य करता है। यहाँ वाहिका विस्फारण हुआ था, यहाँ वाहिका संकीर्णन होता है, और वाहिका संकीर्णन होने के साथ में क्या होता है? रुधिर सप्लाई घट जाएगी, और घटने के बाद में यहाँ पर शरीर में आपके कंपकपी छूटने लगती है। इसीलिए सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा जब हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो ऐसे शरीर जो है वो कांपने लग जाता है, और इसके कारण से अब क्या होता? ऊष्मा उत्पन्न होगी और वो हमारे शरीर के तापमान को
रोकने का काम करती है। त्वचा और पेशियां वाहिका संकीर्णन और पेशियों में तीव्र संकुचन होती है, तापमान वापस बढ़ जाता है और तापमान सामान्य हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ग्रीष्म ऋतु में और सर्द ऋतु में मानव के मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस इसमें महत्वपूर्ण योगदान करता है और इसके प्रभाव से ही हमारा शरीर जो रहता है वो एक निश्चित तापमान बनाए रखता है। नियामक तंत्र के प्रकार, शरीर क्रियात्मक नियमन और शरीर व्यवहार मूलक नियमन। देखिए, जब भी तापमान परिवर्तन आता है तो उसके नियामक के प्रकार में एक आता है अनैच्छिक और एक आता है ऐच्छिक। ऐसा तापमान नियमन की प्रक्रिया जिस पर हमारे द्वारा नियंत्रित किया जा सकता हो, जिसके द्वारा हम आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, उसे हम शरीर क्रियात्मक नियमन कहते हैं। और एक व्यवहारात्मक प्रभाव होता है। व्यवहारात्मक प्रभाव हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को कहा जाता है। सबसे पहले देखो, शरीर क्रियात्मक नियमन जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, चाहे तापमान बढ़े चाहे तापमान घटे, दोनों ही परिस्थितियों में वाहिका, जैसे अपन बात कर रहे हैं अभी तापमान में गिरावट की, तो वाहिका संकीर्णन होना यह हमारे बस की बात नहीं है, ये हम इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। स्वेदन अथवा स्वेदन न होना, पसीना आएगा या नहीं आएगा ये हमारे बस की बात नहीं है। आपने देखा होगा, आपने देखा कभी सर्दी के दिनों में आपको पसीना आ रहा हो? नहीं आता है, क्योंकि ये अनैच्छिक प्रक्रिया होती है। कोशिका उपापचय में वृद्धि या कमी का होना ये भी हमारे बस की बात नहीं होती है। हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको नियंत्रित करता है। और कंपकपी का आना, कभी देखा आपको गर्मी के सीजन में आपको कंपकपी आ रही हो? नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। तो समायोजन हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होने के कारण इसको हम अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक का मतलब होता है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं हो। यही बात अगर अपन बात करें आगे व्यवहार मूलक नियमन। व्यवहार मूलक नियमन मानव शरीर द्वारा खुद तैयार किए जाते हैं। अगर मुझे ठंड लग रही है तो मुझे क्या करना है? क्या मैं धूप में बैठूंगा? क्या मैं लकड़ियां जला करके उसके पास बैठूंगा? क्या मैं स्वेटर पहनूंगा? क्या मैं कंबल ओढ़ूंगा? ये व्यवहार मूलक में आते हैं। और अगर गर्मी ज़्यादा है तो उस परिस्थिति में मैं क्या करूंगा? ठंडे क्षेत्र में जाऊंगा, पंखा चलाऊंगा, क्या कार्य करूंगा? वो सारे व्यवहार मूलक नियमन। इसके अंतर्गत चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार की क्रियाएं आती है, गर्मी होने पर अलग और सर्दी होने पर अलग। ये हमारे व्यवहार मूलक नियमन कहलाते हैं। गर्मियों में होने वाली घटनाएं जो होगी वो अलग प्रकार की होगी और सर्दियों वाली घटनाएं अलग प्रकार की होगी। इन घटनाओं को अपन अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गर्मी होने पर हम क्या करेंगे? व्यवहारात्मक रूप से पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, पसीने का वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन होने के कारण आपके इसमें आसानी हो जाती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, किसी छायादार अथवा ठंडी जगह चले जाते हैं। छायादार या ठंडी जगह चले जाने पर हमारे क्या होगा? गर्मी कम लगेगी। बिस्तर पर आराम करते समय हाथ पैरों को फैला देते। देखिए, जब भी आप ग्रीष्म ऋतु के अंदर विश्राम करते हैं तो अपना शरीर से हाथ पैरों को चौड़ा रखते हैं ताकि हमारे शरीर के पास में नहीं रहे। ये एक व्यवहारात्मक परिवर्तन है। सर्दी होने पर हम क्या करेंगे? गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, जैसे धूप में बैठना, रूम हीटर के पास चले जाते हैं। सर्द हवाओं का भीतर आना रोक देते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत तेज हवाएं चल रही है तो हम क्या करेंगे? घर की खिड़कियों को बंद कर देते हैं। ये एक व्यवहारात्मक परिवर्तन है। कंबल लपेटकर, कंबल ओढ़ कर बैठ जाते हैं, ये भी एक प्रकार का व्यवहारात्मक परिवर्तन है। अब देखिए, पुनर्भरण क्रियाविधि को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होती नकारात्मक और एक होती सकारात्मक। इसका मतलब क्या है? नकारात्मक पुनर्भरण स्थिति परिवर्तन करने के लिए होती है। मतलब नकारात्मक पुनर्भरण के दौरान हम हमारी स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं, इसमें परिवर्तन का प्रयास करते हैं। और सकारात्मक में जो परिवर्तन चल रहा है उसी को ही आगे चलने देते हैं, उसमें हमारे द्वारा कोई अलग प्रयास नहीं किए जाते। नकारात्मक पुनर्भरण में क्या होगा? सामान्य बिंदु से होने वाले विचलन को फिर से सामान्य स्थिति में लाना होता है। मान लीजिए आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, तो उस परिस्थिति के अंदर हम क्या करते हैं? इस विचलन को रोकने का प्रयास करते हैं।
यह आपके स्थिति में लाने का होता है। अंगों को आदेश देना होता है ताकि वे इस प्रकार का कार्य करें कि विचलन यथावत हो जाए। हमारा शरीर ऐसे प्रयास करेगा, हम ऐसे प्रयास करेंगे कि ये तापमान जो बढ़ा है वो वापस सामान्य हो जाए, और सामान्य होने के कारण हम हमारे जीवन यापन को सुविधापूर्वक और आसानी से कर सके। तो ये आपके सामने एक परिस्थिति आ गई। दूसरी बात करते हैं सकारात्मक पुनर्भरण। सकारात्मक पुनर्भरण बहुत कम देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए रुधिर का स्कंदन। ऐसा कभी नहीं होता कि जब बहुत ज़्यादा तापमान परिवर्तन होता हो तो शरीर के अंदर रुधिर का थक्का बन जाता है, रुधिर का स्कंदन हो जाता है। कारण स्कंदन की परिस्थिति के हमारे लिए विनाशकारी होती है। इसीलिए रुधिर स्कंदन में होने वाली सभी पुनर्भरण क्रियाविधि सकारात्मक किस्म की होती है, और सामान्यतया सकारात्मक प्रकार के प्रयास जो होते हैं वो हमारे लिए घातक होने के कारण हम इनको नहीं अपनाते और इनको नहीं अपनाते। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपके ये चैप्टर नंबर 18 होम्योस्टेसिस, जिसे हम समस्थापन या स्थायी अवस्था कहते हैं, ये समाप्त होता है। इस चैप्टर में से आपके तापमान नियमन पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को आप प्रयास कीजिए कि आप समझ करके समाधान निकाल सको। नमस्कार।